लास्ट वीडियो तक हम देख रहे थे, हम आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बता रहे थे, हम आपको मसल्स के बारे में बताए थे, हम आपको मोर और लेस ब्रीदिंग के बारे में समझाए थे, है ना। तो प्लीज़ नाउ राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, है ना। दैट इज इनहेलेशन ऑफ गैसेस एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। प्लीज़ राइट इट डाउन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए, है ना, इंस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक। तो इंस्पिरेशन आपका, जस्ट अ सेकेंड, इंस्पिरेशन होने के लिए आप सबसे पहले लिखिए सिग्नल फर्स्ट, है ना। फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लिखते जाइएगा। सबसे पहला लिखिए, है ना, सिग्नल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन arise from medulla oblongata, arise from medulla oblongata, ठीक है, टू द डायफ्राम, ठीक है। मैं जब आपके जितनी बड़ी थी तो मैं डायफ्राम लिखती थी, है ना। इट्स नॉट डायफ्राम, इट्स डायफ्राम, है ना। मसल का नेम इज डायफ्राम, नॉट डायफ्राम, ठीक है। चलिए, तो अराइव्स टू डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। फिर से एरो दीजिए, लिखिए, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, the volume of the thoracic cavity increases, the volume of the thoracic cavity increases, है ना। डायफ्राम के, अब डायफ्राम जो होता है ना, इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। इस तरह से, जैसे ये जो डोम शेप होता है ना, ये थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ होता है ना, मतलब ऐसे अलाइंड होता है, इस तरीके से अलाइंड होता है, ठीक है। तो डायफ्राम जब आपका ऐसे था, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया ना, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो आपका जो ये वाला एक्सिस है, इसमें आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। जैसे कि यहाँ से डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इस डायरेक्शन में मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो उसी में लिखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम लीड्स टू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम leads to increase in volume of thoracic cavity, volume of thoracic cavity in the anteroposterior axis, anteroposterior axis, anteroposterior क्यों, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे अलाइंड होता है, इस तरीके से आपका बढ़ता है ना। एक्चुअली इसे सुपीरियर इंफीरियर हम लोग नहीं कहते, क्योंकि टोटली ये ऐसे ऐसे करके वर्टिकल नहीं होता, इट इज समथिंग अलाइंड लाइक दिस। तो इसको ये एंटेरो पोस्टीरियर, आगे पीछे के ऐसे डायरेक्शन में आपका डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक। उसी के साथ लिखो, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब मेरे ऐसे ऐसे रिब्स है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऐसे दो रिब को जोड़े, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या होगा, रिब्स ऐसे ऊपर उठेगा, है ना, रिब्स ऐसे ऊपर उठेगा। एक काम करो आप, ये जो आपने लिखा ना कि लीड्स टू इंक्रीज इन थोरैसिक कैविटी, उसके बाद ना दो एरो बना दो ऐसे साइड में, है ना। एक साइड हम डायफ्राम के बारे में लिखेंगे, एक साइड हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के बारे में लिखे, है ना। तो ये जो मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस, ये इस साइड पर डाल देना। अब एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स के बारे में इधर लिखा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लीड्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द रिब्स, है ना। रिब्स ऐसे करके ऊपर उठ जाएगा, आप सांस लेते तो आपकी छाती बाहर आ जाती है ना, उसी तरीके से आपका रिब्स ऐसे ऊपर उठ जाएगा, और ये ऊपर उठने की वजह से आपका वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का कैसे बढ़ेगा, किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, आपका डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा, है ना। वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, आगे पीछे की तरफ आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, है ना। लिखो सबसे पहले एरो, यहाँ पे सबसे पहला लिखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लीड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द रिब्स,
है ना। फिर आगे 2 और लिखो ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रिब्स द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity is increased in when dorsoventral axis, dorsoventral axis। मैं जब thoracic cavity डिफाइन कर रही थी तभी मैंने आपको ये वर्ड्स का मतलब बता दिया था। नहीं समझ आ रहा है मुझसे तो पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके चलते फिर से आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो, है ना। ये दोनों आपका अलग अलग हो गया डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के लिए। फिर इन दोनों का कंबाइन ऐसे करके बना दो, अब से फिर होगा, ठीक है। अब मैंने आपको 3 तरह के कैविटी बताया था। एक बताया था थोरासिक कैविटी, थोरासिक मतलब जो आपका ये पूरा चेस्ट का कैविटी है। एक बताया था प्लूरल कैविटी, जो आपका प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच का कैविटी है। एक और होता है पल्मोनरी कैविटी, pulmonary cavity। This cavity specifically refers to जहाँ पे कि लंग्स रहते हैं आपके, है ना, एकदम सटा हुआ। तो ये एकदम एयर टाइट होता है। तो थोरासिक कैविटी या जो चेस्ट का आपका कैविटी है, ये जैसे ही इंक्रीज करेगा, ये पल्मोनरी कैविटी जो लंग्स है वो भी ऐसे करके आपका इंक्रीज करेगा, है ना, वॉल्यूम में। तो देखो ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी the volume of pulmonary cavity also increases, है ना। the volume of pulmonary cavity also increases, ठीक हो गया। अब फिर से आरो 2 लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी द प्रेशर इन द पल्मोनरी कैविटी, ब्रैकेट में लिखो लंग्स, डिक्रीजेस, है ना। वॉल्यूम बढ़ा आपका तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। The volume of the pressure in the lung decreases, हुआ। फिर से आरो दो ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर अ नेगेटिव प्रेशर, कॉमा देके लिखो ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर कॉमा अ नेगेटिव प्रेशर इज क्रिएटेड इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आगे देखे लिखो सिंस एटमॉस्फेयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लंग्स, है ना, द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर रशेस इनसाइड आवर एल्वियोलाई या फिर लंग्स, ठीक है। एज एटमॉस्फेयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आवर लंग्स, द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे कि ज़्यादा प्रेशर हो गया है, इट रशेस इनसाइड आवर लंग्स, जहाँ पे कि अब कम प्रेशर हो गया है, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ, है ना। फिर एरो देके लिखो द प्रेशर इज देन इक्वलाइज्ड, है ना, द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी एंड द एटमॉस्फेयर इज इक्वलाइज्ड एंड इंस्पिरेशन अकर्स, है ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, या इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन के लिए भी ऐसे ही लिखो, सेम टू सेम, है ना। नेक्स्ट हेडिंग दो एक्सहेलेशन और लिखो पहला पॉइंट, है ना, सिग्नल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सिग्नल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप्स कमिंग फ्रॉम मेडुला ओब्लोंगाटा। ये जो मेडुला ओब्लोंगाटा है ये अब कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देना बंद कर दिया, है ना। याद रखना रिलैक्सेशन के लिए कोई सिग्नल नहीं देना पड़ता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रेन को सिग्नल भेजना पड़ता है ना। जैसे कि मेरे को अपना अगर ये हाथ मूव करना है तो मेरा ये वाला मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल भेजा जाएगा। अगर मेरे को अपना हाथ ऐसे खोलना है तो ये रिलैक्स करने के लिए इसको सिग्नल नहीं भेजा, इस साइड के जो मसल्स है इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल भेजा गया, है ना। तो याद रखना ब्रेन हमेशा सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भेजता है, रिलैक्सेशन के लिए नहीं भेजता है। जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजना बंद कर देगा उस वक्त अपने आप आपका मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मेडुला ओब्लोंगाटा stop sending the contraction signals to the respiratory muscles। यहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से हैं आपके, डायफ्राम में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ऐसे करके दो, है ना, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, है ना,
उनका रिलैक्सेशन हो जाता है। फिर से ऐसे दो, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी देन डिक्रीजेस, है ना। डायफ्राग्म के रिलैक्स होने की वजह से डायफ्राग्म में से रिलैक्स हो गया तो किस तरफ घटेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में घटेगा। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब का ऐसे उठाया था वो रिलैक्स करेगा तो वापस से आपका ऐसे हो जाएगा। तो रिब्स के वापस से रिलैक्स होने की वजह से आपका डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक। तो देखो अभी क्या लिखे हम लोग कि डायफ्राग्म एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, फिर एरो दो, फिर लिखो ड्यू टू देयर रिलैक्सेशन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity decreases, है ना। फिर एरो दो ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity वॉल्यूम ऑफ pulmonary cavity decreases, ठीक है। अब ये pulmonary cavity का वॉल्यूम डिक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, तुम ज़्यादा एयर ले रखे थे अंदर, किसके हिसाब से एयर ले रखे थे, जब मेरा थोरैसिक कैविटी या पल्मोनरी कैविटी एक्सपैंड किया था उसके हिसाब से लेके रखे थे। तो अब उतना ही एयर भरा हुआ है, मेरा वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो प्रेशर क्या होगा अंदर में, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। फिर एरो देके लिखो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रेशर इन द पल्मोनरी कैविटी, ठीक है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी कैविटी, ठीक। फिर एरो दो और लिखो दिस लीड्स टू रशिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम आवर पल्मोनरी कैविटी इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। जैसे ही प्रेशर बढ़ा तुरंत से आपका जो एयर है वो आपका एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाएगा, है ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन, बहुत सिंपल है ना। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है इंहेलेशन के लिए, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है एक्सपिरेशन के लिए, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आप पूछेगा मैम नॉर्मल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन हो गया, नॉर्मल आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस हो गया, तो आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स कहाँ काम आए, तो याद रखना आपका ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है और एब्डोमिनल मसल्स है, ये आपको काम आते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन में, ये आपके काम आते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन क्या हुआ, आप सोचिए हम नॉर्मल ऐसे ब्रीथ करें, ठीक है, लेकिन जब हम सांस छोड़े ऐसा तो नहीं है कि हम और हवा बाहर नहीं निकाल सकते, हम नॉर्मल सांस छोड़े फिर हम सोचेंगे कि हमको थोड़ा और हवा बाहर निकालना है, तो आप उसको और एक्सपायर कर सकते हैं ना। जैसे ज़बरदस्ती मैंने सांस छोड़ा, तो ये जो मैंने ज़बरदस्ती एक्सपायर किया और जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर किया ज़बरदस्ती, उस टाइप के एक्सपिरेशन को हम बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन। उस टाइप के एक्सपिरेशन को हम बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक। अब ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन कैसे होता है, नॉर्मली तो नहीं होता है, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन में आपके दो मसल्स काम में आते हैं ना, आपके काम में आ गए एब्डोमिनल मसल्स, पहले आप लिखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक और हो गए एब्डोमिनल मसल्स, ठीक। तो जब आप नॉर्मल सांस छोड़े आपका तब तक क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स किए। अब रिब्स को और नीचे खींचने के लिए क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रिब्स क्या होता है और नीचे की तरफ खिंचा जाता है, और नीचे की तरफ खिंचाने के लिए आपका और थोरैसिक कैविटी डिक्रीज हो जाता है, थोरैसिक कैविटी डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है और एक्सपिरेशन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से एब्डोमिनल मसल्स, यहाँ के मसल आप पेट को जबरदस्ती ऐसे अंदर खींचे तो क्या होगा, आपका सांस बाहर निकलेगा। योगा किया है कभी, कपालभाति किया है ना, एक आता है रामदेव बाबा जिसमें सांस छोड़ते हैं, तो उसमें भी यूज आवर एब्डोमिनल मसल, वो आपका एब्डोमेन स्ट्रेंथन करता है ना। तो एब्डोमिनल मसल जैसे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका डायफ्राग्म और नीचे आएगा, है ना,
डायफ्राम के नीचे क्या आपका एब्डोमेन एरिया है, तो एब्डोमिनल मसल्स जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा आपका डायफ्राम और नीचे आएगा, है ना, और उसके वजह से आपका क्या होगा, आपका थोरैसिक कैविटी और डिक्रीज कर जाएगा और इसके चलते आपका और एक फोर्सफुल एक्सपीरेशन होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। एक्चुअली डायफ्राम में नीचे नहीं आएगा, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका क्या होगा, जितना भी कंटेंट्स है, जैसे पेट आपका बाहर है ना, पेट जब आप अंदर खींचते हैं तो क्या होता है, जितना भी कंटेंट्स अभी आपका ऐसे बाहर बल्ज आउट किया हुआ है वो ऐसे अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आने की वजह से क्या होगा, जो डायफ्राम में जहाँ पे अंदर एब्डोमेन नीचे से अंदर आएगा, डायफ्राम में आपका ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, है ना, और वो ऊपर की तरफ जब पुश होगा तो आपका थोरैसिक कैविटी और डिक्रीज कर जाएगा। वेरी सॉरी, डायफ्राम में नीचे नहीं आता है ना, एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो भी एब्डोमिनल कंटेंट्स होता है वो अंदर खिंचाते हैं, अंदर खिंचाने की वजह से आपका जो डायफ्राम में ऐसे और ऊपर हो गया, ऐसे और ऊपर हो गया, तो आपका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम और डिक्रीज कर गया, है ना। तो इसका प्रोसेस के बारे में आपको नहीं जानना है, आप बस समझ गए हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिब को और नीचे खींच देता है, एब्डोमिनल मसल एब्डोमेन को टाइटन करते हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम और रिलैक्स कर जाता है और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और इन दोनों की वजह से आपको थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम और डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका फोर्सफुल एक्सपीरेशन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या मसल्स किस किस चीज़ में काम करता है ना। एक टेबल बना लो, वन टेबल, आपको इससे याद रहेगा। इनहेलेशन, ठीक है, उसके बाद इनहेलेशन तो हमेशा नॉर्मल या फोर्सफुल में भी एक ही काम करता है आपका। ठीक है, इनहेलेशन, एक हो गया नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन जो आप बोल लीजिए, ठीक, और फिर लास्ट में हो गया आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मसल्स का हम नाम लिखते हैं। इनहेलेशन में कौन कौन से मसल्स काम करते हैं आप भी बताओ। सबसे पहला हो गया डायफ्राम, ठीक है, दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो इनहेलेशन के टाइम पे आपका थोरैसिक कैविटी क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा, तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज करने के लिए डायफ्राम को क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स होके नीचे करता है, और इसके वजह से आपका एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है ना, एंटेरो पोस्टीरियर। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के चलते क्या होता है, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, तो आपका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आपका डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में आपका बढ़ जाएगा, है ना। नॉर्मल एक्सपीरेशन में भी आपका डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही काम पे आएगा। ये क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा, ये भी रिलैक्स करेगा, और इसी डायरेक्शन में आपका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा। फोर्सफुल एक्सपीरेशन में क्या काम आएगा आपका, इंटरनल, है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरा एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमेन का एक मसल नहीं होता, ढेर सारे मसल्स होता है ना, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल। तो ये आपका क्या करेगा, अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए, जैसे ये दोनों एक्सपिरेशन के लिए रिलैक्स किया, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं होगा, मैंने आपको तभी बताया, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, दे विल कॉन्ट्रैक्ट। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आपका वैसे ही डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे घटाएगा, ठीक, और जो एब्डोमिनल मसल्स सिंस डायफ्राम को ऊपर भेजेगा, तो ये आपका एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में घटाएगा, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में घटाएगा,
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आता, ये याद रखना है ना, ये कभी भी MCQ में आता है, किसी भी दिन आ सकता है। एक तो फैक्ट्स बताते हैं। सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मतलब समझते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मतलब 1 मिनट पे नॉर्मली, है ना, रेस्ट पे एक इंसान कितनी बार ब्रीथ करता है? तो योर ब्रीदिंग रेट इज 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट, है ना। अगर आपका ब्रीदिंग इससे ज़्यादा है ना, प्लीज़ डू एंड काउंट इट, है ना। एकदम आप एकदम क्या बोलूँ, लंबा लंबा सांस लेके करोगे या ऐसे करोगे तो आपको तो कम आएगा ही। नॉर्मली एकदम जब आप रिलैक्स हो कभी काउंट करना, और अगर नॉर्मली इससे ज़्यादा आता है तो बाबू आप ये समझना, यू नीड सम एक्सरसाइज। एक इंसान जब आता है ना तो वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रेथ्स अपना लेकर आते हैं इस दुनिया में। तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी रेस्पायर कर रहे हो, मतलब आप जल्दी जल्दी अपना काउंट ख़त्म कर रहे हो, है ना, मतलब आप उतना डीप रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो, एकदम ऊपर ऊपर से रेस्पिरेशन कर रहे हो, है ना, लंग कैपेसिटी आपका घट गया है। तो इसको बढ़ाने का तरीका है कि प्लीज़ वॉक और रन, है ना, एटलीस्ट हाफ एन आवर इन अ डे, सुबह में या शाम में प्लीज़ डू एक्सरसाइज, है ना। अगर आपका 20 से 18-20 अगर आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तब तो बहुत ही दिक्कत की बात है ना। दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, आपका हेल्थ थोड़ा सा कम हो गया है ना। तो नॉर्मल ब्रीथ इज 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। फीमेल्स का थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम एक और चीज़ में आते हैं कि आपका जो जब रेस्पायर करते हैं हम लोग ब्रीथ करते हैं तो फीमेल्स में क्या होता है कि आपका एब्डोमेन में बहुत सारा और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे कि फीमेल्स में यूट्रस प्रेजेंट होता है, मेल्स में ऐसे यूट्रस प्रेजेंट नहीं होता है। तो यूट्रस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है दैट इज मोर फिल्ड, है ना। तो मोर फिल्ड होने की वजह से डायफ्राम को नीचे कॉन्ट्रैक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि नीचे ज़्यादा सामान है। मेल्स में तो यूट्रस होता नहीं है, तो मेल्स में मोर और लेस पेट के नीचे ये रीजन खाली है ना। तो डायफ्राम जितने इजीली मेल्स में नीचे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फीमेल्स में डायफ्राम उतने इजीली नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसके चलते क्या होता है कि फीमेल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, जो कि आपका डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में आपका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वो फीमेल्स में ज़्यादा काम करते हैं इन कंपैरिजन टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम इन द एंटेरो-पोस्टीरियर एक्सिस ड्यू टू डायफ्राम, है ना। फीमेल्स में आपका ज़्यादा आगे पीछे की तरफ आपका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है इन कंपैरिजन टू एंटेरो-पोस्टीरियर एक्सिस। बॉयज़ में ऐसा नहीं होता है, बॉयज़ में एंटेरो-पोस्टीरियर एक्सिस में आपका ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, है ना। क्यों? क्योंकि बॉयज़ में एब्डोमेन में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, पर फीमेल्स में यूट्रस प्रेजेंट होने के कारण डायफ्राम इतने ईजिली नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है ना। यहाँ हम अपना ये वीडियो ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके डिफरेंट लंग कैपेसिटीज़ के बारे में बताएंगे। अच्छे से समझना और उसका वॉल्यूम्स याद रखना।